हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर चल रहा है हमारा, और उसमें हम ऑलरेडी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमें सर्च करने में कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकल के आएगा। दिक्कत कहाँ आती है? सर्विसेज के केस में। सर्विसेज केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकल के आएगा, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके लिए अलग से रूल्स दे रखे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज निकालने के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ती है? सर, इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, कि वो सर्विस आखिर दी कहाँ गई, सप्लाई दी कहाँ गई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विथिन विथिन स्टेट या विथिन यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, लोकल सप्लाई होती है। और जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, एक यूटी में है, एक स्टेट में है, एक स्टेट में दूसरा यूटी में है, ठीक है, या दो अलग अलग यूटी में है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाईज बोलते हैं। और इस केस में हमारा आईजीएसटी लग के चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा। अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई गलत निकाल देंगे तो उस पर हमारा टैक्स है वो भी गलत चार्ज हो जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी, आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा, जो कि गलत है। ओके। ओके सर। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ओके। ओके सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर। चलिए सर। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। कहने का मतलब, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, दोनों ही इंडिया में है। जो हमारा सीए इंटर लेवल है, इसमें हमारा फॉरेन के साथ जो ट्रांजेक्शन है उसको कवर नहीं करेंगे, उसको कवर करके नहीं चलेंगे। गुड्स के केस में भी हमने देखा था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था उसको कवर नहीं किया गया। ठीक है। तो जो हमारे लेवल पे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे पूछा जाएगा, तो हमें भी उतना ही कवर करके चलना है। ओके। ओके सर। तो सेक्शन 12 बताता है, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों ही इंडिया में है, दोनों ही इंडिया में है। ठीक है। ठीक है सर। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जनरल रूल दे रखा है। जनरल रूल, जनरल रूल माने सर, जो हमारा सेक्शन 12 है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक सर्विसेज दे रखी हैं। अगर कोई सर्विस उन स्पेसिफिक सर्विसेज में कवर नहीं हो रही जो दे रखी है, ठीक है, तो उस पर हमारा जनरल रूल लग के चलेगा। अगर स्पेसिफिक सर्विसेज में कवर हो गई जो दे रखा है सेक्शन 12 के अंदर, तो फिर वो वाला सेक्शन सबसेक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें से किसी में भी कवर नहीं हो रही, तो फिर हम जनरल रूल लगा के चलेंगे। ओके। ओके सर। तो क्या है हमारा जनरल रूल? जनरल रूल बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जनरल रूल। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये बोलता है, ये सप्लायर है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है। तो बोला गया है, अगर जो रिसिपिएंट है, अगर ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड माने इसके पास जीएसटी नंबर है। क्या है? जीएसटी नंबर है। ठीक है। तो उस केस में जो इसकी लोकेशन होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो हमारा क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। जहाँ पे सप्लायर सप्लाई कर रहा है किसको? रिसिपिएंट को। और रिसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड पार्टी है। क्या है? रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके पास जीएसटी नंबर है। तो उस केस में
जो उस रिसिपिएंट का लोकेशन होगा, रिसिपिएंट का लोकेशन होगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। दूसरा केस, दूसरा केस क्या है सर? सप्लायर, रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में पहले हम सप्लायर के पास चलेंगे। क्या करेंगे? सप्लायर के पास चलेंगे, देखेंगे कि क्या सप्लायर का जो रिकॉर्ड है, सप्लायर के पास जो रिकॉर्ड है उसमें इसका एड्रेस है, रिसिपिएंट का एड्रेस है। ठीक है, रिसिपिएंट का एड्रेस अगर है, एड्रेस अगर है, तो जो रिसिपिएंट की लोकेशन होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और इन केस एड्रेस नहीं है रिसिपिएंट का, तो उस केस में जो सप्लायर का एड्रेस होगा, सप्लायर का एड्रेस होगा, वही हमारा, वही हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। तो जनरल रूल क्या बोलता है? अगर जो रिसिपिएंट के पास जीएसटी नंबर है, तो जो उसका लोकेशन होगा रिसिपिएंट का, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इन केस वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम सप्लायर के पास चलेंगे। सप्लायर के रिकॉर्ड्स में देखेंगे क्या उसके पास उसका एड्रेस है, रिसिपिएंट का एड्रेस है। अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और अगर एड्रेस नहीं है उसका, उसका एड्रेस नहीं है सप्लायर के पास, तो सप्लायर का जो लोकेशन है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। चलिए, तो ये था हमारा जनरल रूल। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन द वन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14 ऑफ सेक्शन 12। 3 से 14 सबसेक्शन के अंदर हमारे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज दे रखी हैं। तो अगर उसमें कवर नहीं है कोई सर्विस, तो वो हमारा जनरल रूल में आ जाएगा। फिर जनरल रूल क्या बोलता है? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है उसके पास, तो अगर एड्रेस अवेलेबल है उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन का, तो लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसका लोकेशन। ओके जी सर। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर आर्यभट्ट, a chartered accountant registered in New Delhi, makes a supply of services to his client Champak Private Limited of Noida, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh. In this case, since the supply is made to a registered person, the place of supply of location of registered recipient is Noida. जैसे एक सीए है दिल्ली में, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसको? चंपक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, उनको। वो रजिस्टर्ड पर्सन है कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में जीएसटी नंबर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और नोएडा में उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी? सर सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड है तो नोएडा निकल के आ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए अगर ये अनरजिस्टर्ड होता, अनरजिस्टर्ड होता उस केस में, तो फिर इसके पास चलेंगे, सीए के पास। सीए के रिकॉर्ड्स में देखेंगे कि आपके पास एड्रेस अवेलेबल है इसका। अगर बोलता है हाँ एड्रेस अवेलेबल है, तो फिर जो इसकी लोकेशन होगी वो बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। और बोलता है कि नहीं मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, तो उस केस में हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। ओके ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 10। मिस्टर हीरालाल, a chartered accountant in Gurugram, Haryana, registered in Haryana, provide consultancy services to his client Mr. Pannalal, who is resident of New Delhi.
बट ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो इसमें बोला गया है एक सीए है, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। वो अपने एक क्लाइंट को जिसका नाम है पन्ना लाल, पन्ना लाल जो कि कहाँ पे है, दिल्ली का रहने वाला है, न्यू दिल्ली का, इसको कोई सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके पास अगर मान लीजिए जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या हो गया, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी नंबर नहीं है, नहीं सर। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हम चलेंगे सीए के पास। सीए के पास देखेंगे कि आपके रिकॉर्ड्स में इनका एड्रेस है पन्ना लाल का। अगर ये बोलता है यस एड्रेस है, तो उस केस में न्यू दिल्ली हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर बोलता है नहीं मेरे पास एड्रेस नहीं है पन्ना लाल का, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, सीए का ऑफिस बन जाएगा, मतलब हरियाणा, ठीक है। जो सप्लायर की लोकेशन होगी वो क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके। ओके सर। तो ये था हमारा जनरल रूल सर्विसेज के केस में। अब आते हैं हम अपने स्पेसिफिक सर्विसेज के केस में, ठीक है। तो कोई भी सर्विस अगर स्पेसिफिक वाले केस में फॉल कर गई, ठीक है, उस वाले क्लॉज में फॉल कर गई, तो हम वही वाला क्लॉज लगाएंगे। अगर कोई सर्विस, जो सर्विसेज दे रखी हैं, इनके स्पेसिफिक क्लॉजेज में नहीं पड़ती, तो उसके ऊपर हम जनरल रूल लगाएंगे। ओके। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी स्पेसिफिक सर्विस है वो है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या है सर, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मूव नहीं कर सकती, वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग, या कोई प्लांट एंड मशीनरी जो कि एक जगह फिक्स कर दी गई है और वो आसानी से निकाली नहीं जा सकती, ठीक है। ठीक है सर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर लॉजिंग अकोमोडेशन इन अ होटल, बोट वेसल ईटीसी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, और उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी सर्विसेज जो डायरेक्टली रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इंक्लूडिंग दोज बाय आर्किटेक्ट, कोई आर्किटेक्चर की हमने सर्विसेज ली, इंटीरियर डेकोरेटर्स की सर्विसेज ली, सर्वेयर्स की सर्विसेज ली, इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट की सर्विसेज ली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या स्टेट एजेंट मतलब प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हो गए, उनकी सर्विसेज ली किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये सर्विसेज कवर हो गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई राइट दिया गया ताकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जा सके वो, और कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, या इमूवेबल से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, वो करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। थर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ होटल, इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट, वेसल। तो कोई भी अकोमोडेशन की सर्विसेज, चाहे वो ज़मीन पे हो या फिर पानी में हो, पानी में जैसे हाउस बोट हो गई, बहुत सारी हाउस बोट होती है, आप उसमें आप नाइट स्टे कर सकते हो, वेसल हो गया जैसे क्रूज वगैरह हो गई, क्रूज शिप्स हो गई, तो उनकी सर्विसेज में भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आता है हमारा सर्विसेज provided by way of accommodation in a immovable property for organizing any marriage, reception or matter related thereto, any official, social, cultural, religious and business function। जैसे कि बैंकेट हॉल होते हैं मैरिजेस के लिए, वो ले लिया, कोई फैमिली सेरेमनी करनी है उसके लिए ले लिया, कोई बिजनेस फंक्शन करने के लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली, वो सारी सर्विसेज में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो
अगर हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं अकोमोडेशन की बाय वे ऑफ मैरिज रिसेप्शन हो गया, ऑफिशियल सोशल कल्चरल इवेंट्स हो गए, इन सब के लिए ले रहे हैं, तो वो वाली सर्विसेज में इसमें कवर होके चलेगी। एंड सर्विसेज रिलेटेड टू अबव मेंशन सर्विसेज, या फिर कोई और छोटी छोटी जो सर्विसेज होती हैं इन सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारी कवर हो जाएगी। तो इनके केस में, इन सब के केस में, जहाँ पे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कहने का मतलब जहाँ पे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वही लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी इन केसेस में। ओके। ओके सर, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं अब। हाँ सर, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 11, सुनामी बिल्डर्स, नाम में ही सुनामी लिखा हुआ है? मुंबई इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर स्काई लैब प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में रजिस्टर्ड है, इन न्यू दिल्ली। और कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। सुनामी बिल्डर्स है, ठीक है। वो सर्विसेज किसको दे रहे हैं? स्काई लैब को, जो कि कहाँ पे ये है? हमारी मुंबई में, और ये है कलकत्ता में, कोलकाता में, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे हमारी? सर दिल्ली में। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? सर दिल्ली। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बनी बनाई हो सकता है कि फ्यूचर में हमने कोई प्लान किया कि यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाएंगे, कोई बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं, इंटेंडेड टू बी यूज है, ठीक है, तो उस केस में भी, उस केस में जहाँ पे वो इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका, वो प्लेस हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग बन चुकी है कि बनाने की बात की जा रही है? बना रही है सर, बना रही है। सुनामी बिल्डर्स इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर अ स्काई लैब। मान लीजिए अब यही बनाने की बात हो रही होती कि यहाँ पे बनाएंगे, दिल्ली में बनाएंगे, तो अभी तो बिल्डिंग तो बनी नहीं है, बट बट बात तो हो रही है कि यहाँ पे बनाएंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं का निकल के आएगा। जरूरी नहीं है कि हमारी जो बन रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है हमारा, शायन शाह an architectural firm at Kolkata has been hired by Moria builder of Mumbai to draw up a plan for high rise building to be constructed, जैसे कि यहाँ पे आ गया to be constructed by them in अहमदाबाद। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन बनाने के लिए आर्किटेक्चर को बुलाया कि तुम प्लान बनाओ कैसे बनेगी बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बनाने की बात की जा रही है। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात। तो लोकेशन क्या निकल के आएगी हमारी? अहमदाबाद निकल के आ जाएगी। ओके। ओके सर, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 13, कौटिल्य चार्टेड अकाउंटेंट न्यू दिल्ली ट्रेवल टू मुंबई फॉर बिजनेस, ठीक है, एंड स्टे इन अ होटल देयर। कौटिल्य जो सीए हैं, दिल्ली से मुंबई गए ट्रेवल करके, वहाँ पे होटल में रुके बिजनेस पर्पस के लिए। The place of supply of accommodation services is place where the hotel is located. होटल कहाँ पे है? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कहाँ निकल के आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकल के आएगा? मुंबई में निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है सर। एग्जाम्पल 14, गोलू राम, a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, renders professional services in respect of immovable property of Bhalu Ram Bholuram of Bangalore located in Australia. Okay. Since the immovable property is located outside India, the place of supply of services is the location of recipient. अब ये क्या चीज़ है सर?
यहाँ पे बोला गया है, इस वाले एग्जाम्पल में बोला गया है, इन केस जो हमारी लोकेशन निकल के आती है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी निकल के आती है, कहाँ सर? इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया निकल के आती है। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ, सप्लायर की लोकेशन में इंडिया भी है, इंडिया में है, और जो रिसिपिएंट है उसकी भी जो लोकेशन है इंडिया में, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया से बाहर है। जैसे इस एग्जांपल में ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है प्रॉपर्टी, उससे रिगार्डिंग कोई सर्विसेज ली, और जो सर्विसेज देने वाला है लेने वाला दोनों इंडिया में है। तो इस केस में बोला गया है जहाँ पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा। If the movable property, boat or vessel is located or intended to be located outside India, the location of recipient of services shall be the place of supply. Okay? Okay सर, चलिए अब आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा स्टेट में या फिर एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में होती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे? उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारा जो इंडियन रेलवे है, उनकी रेलवे लाइन, ब्रिज है जो कि स्टार्ट एक स्टेट से हो रहा है लेकिन ख़त्म दूसरे स्टेट में जाके हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उसके लिए बोला गया है कि जो अगर सप्लायर सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अगर है, ठीक है, तो हम एज पर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन इसके लिए रूल दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। अच्छा सर, हाँ। तो पहली टाइप की जो सर्विस है, जैसे कि होटल से रिलेटेड सर्विस है, तो उसके लिए बोला गया है कि हम कैसे निकालेंगे, प्रपोर्शनेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ नाइट स्टे इन सच प्रॉपर्टी, कितनी रातें हम रुके होटल में, उसके हिसाब से निकाल के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई होटल है, उसने 30,000 रुपये चार्ज किए, 30,000 रुपये चार्ज किए, वो पर्सन 2 नाइट दिल्ली में रुका था और 1 नाइट आगरा में रुका था। ठीक है, 30,000 उसने टोटल वो किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 20,000 के लिए हमारा नाइट, नाइट कितने नाइट स्टे करे उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 2 नाइट दिल्ली में रुका था, 1 नाइट आगरा में, तो प्रपोर्शनेट निकाल देंगे। 20,000 हमारा दिल्ली में आ जाएगा और 10,000 आगरा के लिए आ जाएगा। तो 10,000 के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आगरा हो जाएगा और 20,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली हो जाएगा। ओके, ओके सर। लेकिन इनमें वो वाले केसेस कवर नहीं है जहाँ पे जो हमारा होटल है, ठीक है, वो दोनों स्टेट में एक साथ ही फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए होटल है, ठीक है, इसके इधर आपका दिल्ली है, इसके इधर नोएडा है, और ये बीच में मान लीजिए 60% दिल्ली में है, 40% यू नोएडा यूपी में है। इस टाइप के केसेस पहले वाले में कवर नहीं किया गया है, इसको अलग से कवर किया गया है। क्या सर? हाँ, ठीक है। तो होटल के केस में हम क्या निकाल के चलेंगे? कितने रातें निकाली, कितनी रातें बिताई किस होटल में, उसके हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। फिर आता है दूसरा केस जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, कि मान लीजिए जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके इधर दिल्ली है, इसके इधर यूपी है,
मान लीजिए 70% आपका दिल्ली में फॉल कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी और 30% यूपी में फॉल कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम एरिया के बेसिस पे सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। ओके। ओके सर। जहाँ पे जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है दो या दो से ज़्यादा स्टेट में फॉल कर रहे हैं वहाँ पे एरिया के हिसाब से निकाल के चलेंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या रेशियो निकल के आएगा? 7/3। ओके। ओके सर। उसके बाद आता है, मान लीजिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई सर हाउस बोट है या कोई वेसल है। वेसल माने शिप, जो पानी में चलता है आपका। जो पानी में चलता है शिप। ठीक है। तो जो हाउस बोट है, वेसल है, वो अब पानी में एक जगह तो खड़ा रहेगा नहीं, वो तो चलता रहेगा आपका। तो इसके केस में कैसे निकालेंगे सर? जो हाउस बोट है, वेसल है, उसके केस में कैसे निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? तो इसके लिए बोला गया कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया, उसके हिसाब से हम निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कि किस स्टेट में उसने कितनी अपनी सर्विसेज दी। ठीक है। एज डिक्लेयर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर डिक्लेयर करेगा उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई हाउस बोट है, वो कोलकाता से उड़ीसा में चलती रहती है थ्रू सी रूट, मान लीजिए। ठीक है। ठीक है सर। वो पूरी जर्नी आपकी मान लीजिए 24 घंटे की है, 24 आवर्स, जिसमें से 20 घंटे वो कलकत्ता के एरिया में निकालती है और 4 घंटे उड़ीसा के एरिया में निकालती है। तो इस हिसाब से हम मान लीजिए कैसे निकालेंगे? क्या रेशियो निकल के आएगा हमारा? 20/4, 20/4 और 10/2 और 5/1। तो इस रेशियो में हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगली सर्विस है हमारी रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, जैसे कि बार्बर हो गए आपके, फिटनेस, जिम हो गई, ब्यूटी, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गए, हेल्थ सर्विसेज। इनके लिए बोला गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे ये परफॉर्म होंगी एक्चुअली परफॉर्म होंगी। ठीक है। तो रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज के केस में, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज के केस में, जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है, जहाँ पे एक्चुअली में सर्विसेज दी जा रही है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। ओके। ओके सर। जैसे कि मिस्टर ए है दिल्ली में। ठीक है। ये आपका यूपी गया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में इसने खाना खाया, डिनर किया। ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? जहाँ पे ये रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पे वो एक्चुअली में खाना खा रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ पे? यूपी में। तो यूपी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। सेम, मान लीजिए कोई पर्सन जिम जाता है या फिर बार्बर के शॉप में जाता है या ब्यूटी पार्लर जाता है, तो जहाँ पे जहाँ पे भी वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई। ठीक है। मान लीजिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे बार्बर है, वो घर पे आके काट रहा है। ठीक है, घर पे आके काट रहा है हमारे बाल, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? सर हमारा घर हम उसके दुकान में जाके बाल कटवाते हैं, तो उसकी दुकान हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके। ओके सर। तो ऐसी सर्विसेज के केस में बोला गया है कि जो यहाँ पे भी ये परफॉर्म की जाएंगी, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके। ओके सर। कोई फिटनेस ट्रेनर है, मान लीजिए फिटनेस ट्रेनर है,
वो हमारे घर आके सिखाता है, घर आके हमें एक्सरसाइज करवाता है। तो इस केस में क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? हमारा घर। ओके, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ददलानी, a businessman from Hyderabad, dines in a restaurant at Mumbai while on business trip। तो बताइए क्या होगा? सर मुंबई होगा, इसमें देख के पता चला। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज इज द लोकेशन वेयर सच सर्विसेज इज परफॉर्म मुंबई। टिमी फ्रेरा, a makeup artist at Calcutta, goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सच सर्विस इज परफॉर्म। कहाँ पे? जयपुर, जहाँ पे उसने मेकअप किया। ओके जी सर। उसके बाद आता है हमारा अगली सर्विस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग तो हम सबको पता है क्या होता है। ट्रेनिंग तो हम सबको पता है क्या होता है। ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है? ट्रेनिंग के थ्रू हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, आप कोई सी भी ट्रेनिंग करो तो उससे क्या होगा? आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग करो आप। ठीक है, बस ये नहीं है कि बस आपने ट्रेनिंग में नाम लिखवा लिया और आप कुछ कर नहीं रहे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप अपना 100% दो, आप में पक्का इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि हमारा जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कॉरपोरेशन पता करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कहीं वो एक्सेस काम तो नहीं कर रहे, उनके ऊपर ओवरबर्डन तो नहीं है, या कोई ऐसा भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा हो। तो बेसिकली ये हर पर्सन वाइज देखते हैं, मतलब पर्सन वाइज भी देखते हैं, सेक्शन वाइज भी देखते हैं कि कहाँ पे लोड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर है उसको बताते हैं कि देखिए यहाँ यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयज़ है ओवर बर्डन है, यहाँ पे ये अंडर बर्डन है। तो ये सब करके देते हैं। तो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के केस में बोला गया है कि अगर जो सप्लाई है बी टू बी है या बी टू सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकल के आएगा। अब क्वेश्चन आता है सर बी टू बी और बी टू सी क्या है? बी टू का बी टू बी का मतलब है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। माने जो सप्लायर है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, और जो रिसिपिएंट है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, दोनों ही जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। ऐसे केसेस में बोला गया है जहाँ पे बी टू बी सप्लाई है, तो जो रिसिपिएंट होगा सर्विसेज का, ठीक है, रिसिपिएंट होगा जो सर्विस का, उसका जो लोकेशन होगा, रिसिपिएंट ऑफ लोकेशन, वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जहाँ पे बी टू बी सप्लाईज है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। और सर अगर बी टू सी हुआ तो? बी टू सी हुआ तो अगर बी टू सी हुआ जहाँ पे जो रिसिपेंट है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुई, वो लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। तो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के केस में क्या देखना है कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, बी टू बी है या बी टू सी है। बी टू बी माने रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर है सप्लायर के पास, वो वहाँ से जो रिसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है तो जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन केस बी टू सी है जहाँ पे रिसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में जहाँ पे एक्चुअल में ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज दी गई, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सुरेश, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन नोएडा। मिस्टर सुरेश हैं जो जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, कहाँ पे रहते हैं ये? नोएडा में। साइंस अप विथ एक्सीलेंट लिंग्विस्टिक न्यू दिल्ली फॉर रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन इंग्लिश स्पीकिंग एट देयर न्यू दिल्ली सेंटर। तो क्या करते हैं, ये कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर बोल सकते हैं, ज्वाइन करते हैं ताकि ये अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव कर पाए, जिस जो कि रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में।
ठीक है। अब यहाँ पे रिसिपेंट जो है उसके पास जीएसटी नंबर है नहीं। हाँ सर। तो इस केस में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेनिंग कहाँ पे दी जा रही है, कहाँ पे दी जा रही है, नोएडा में। सॉरी, नोएडा में नहीं, दिल्ली में दी जा रही है, तो दिल्ली हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगली सर्विस है हमारी अगली सर्विस है हमारी सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और अदर प्लेसेस। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेंट, कोई कल्चरल इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और इंटरटेनमेंट और आर्टिस्टिक इवेंट है, जैसे थिएटर होते हैं, कोई स्पोर्ट्स चल रहा है वहाँ पे एंट्री, जैसे हमारे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है वो देखने चले गए हम, कोई साइंस म्यूजियम में चले गए हम। ठीक है। तो कोई भी इवेंट हो रहा है जहाँ पे हम जाके उस वहाँ पे सर्विसेज की चीज़ की है, एडमिशन मतलब एंट्री लेने के लिए। ठीक है, वो हो गई। सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क मतलब जैसे दिल्ली में अप्पू घर है आपका, वाटर पार्क हो गए, ये सब क्या है? ठीक है, इन जो एंट्री दी जा रही है उसके लिए हमसे पैसा लेते हैं। हाँ सर। तो बोला कि जो ये पैसा ले रहे हैं हमसे एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए, प्लस इनसे रिलेटेड कोई भी और एडिशनल सर्विसेज, इन केसेस में जहाँ पे ये इवेंट रखा गया है, जहाँ पे एक्चुअली में ये इवेंट रखा गया है, ठीक है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जैसे कोई वाटर पार्क है, जहाँ पे वो वाटर पार्क है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कोई सर्कस लगा हुआ है दिल्ली में या नोएडा, ये यूपी में, जहाँ पे लगा हुआ है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके। कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, वीराबाई वीरानी, a resident of गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बाई ए टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज एट गुरुग्राम। उसने सर्कस के टिकट खरीदे जो कि गुरुग्राम में लग रहा है। जैसे आप देखते होंगे स्टैंड अप कॉमेडी भी होते हैं, ठीक है, तो जगह जगह पे लगते रहते हैं, तो आप उसकी टिकट ले रहे हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, जहाँ पे वो इवेंट हो रहे हैं। ओके। ओके सर। तो जैसे सर्कस के केस में क्या निकल के आएगा, गुरुग्राम निकल के आएगा। अगला एग्जाम्पल है जैसे कि मनस्वी ऑफ न्यू दिल्ली बाई अ टिकट फॉर अ अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन अ नोएडा। अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पे है, नोएडा में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, नोएडा निकल के आएगा। ओके। ओके सर। फिर आती है हमारी अगली सर्विस, क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, तो इसके लिए बोला गया है, for supply related to organization of events or assigning sponsorship to such event. The place of supply depend on whether the supply is made to a registered person or unregistered person. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में हमें देखना है कि जो सर्विसेज हैं किसको प्रोवाइड की जा रही है, जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, where such services is provided to a registered person, the place of supply is location of recipient। जहाँ पे जो हमारा रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट निकल के आएगा। ओके। ओके सर। व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देन जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है। अनरजिस्टर्ड के केस में जो रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, लोकेशन ऑफ इवेंट जहाँ पे वो इवेंट हुआ है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट।
अगर जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आता है, देन वापस से हम किसको पकड़ेंगे? रिसिपेंट को पकड़ लेंगे। ओके। ओके सर। तो तीन चीज़ें बताई गई है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में। अगर रिसिपेंट हमारा क्या है? रजिस्टर्ड है, तो उस पर्सन का जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ पे इवेंट हुआ है उसको पकड़ेंगे, उस लोकेशन को पकड़ेंगे। और वो अगर गलती से इंडिया से बाहर निकल के आया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आई, तो उस केस में हम किसको पकड़ लेंगे? रिसिपेंट के को दोबारा से पकड़ लेंगे। ओके। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 23, मेगा इवेंट an event management company at New Delhi, okay, organize an award function for Shah Diamond Merchant for Ahmedabad, registered in Gujarat at Mumbai. Since the recipient is registered person, the place of supply is the location of recipient. ठीक है? ठीक है सर। एग्जाम्पल 24 ये सेम रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ पे इवेंट हुआ है वो देखेंगे स्पॉन्सरशिप के केस में भी। और और अगर वो लोकेशन इंडिया से बाहर निकल के आती है तो फिर हम दोबारा से रिसिपेंट को लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके। ओके सर। अब कई बार क्या होता है, जो हमारा इवेंट है वो एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हेल्ड होता है। उस केस में अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज जो जीएसटी में रूल दे रखा है उसके हिसाब से हम निकाल के चलेंगे। ठीक है? अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो जो रूल है रूल के हिसाब से फिर निकालेंगे। ओके। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि जो हमारा एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके हिसाब से निकाल के चलेंगे। In the absence of contract or agreement between the supplier and recipient of service, the proportionate value of services made in a different state, union, territory where event is held is computed in accordance with the Rule 505 GST rule by application of generally accepted accounting principle. तो जब हम यूज़ करते हैं जनरली, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम निकाल के चलेंगे। ओके। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, इसकी ये एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ठीक है। ठीक है, इसने मिस्टर बी के लिए 5 इवेंट ऑर्गेनाइज किए 3 दिल्ली में और 2 यूपी में, और टोटल इससे 10 लाख चार्ज किए। ठीक है, टोटल 10 लाख चार्ज किए 5 इवेंट के लिए, 3 आपके दिल्ली में हुए और 2 यूपी में। तो हमें निकालना है प्लेस ऑफ सप्लाई और कितनी सर्विस कहाँ कहाँ पे परफॉर्म की गई। तो प्रपोर्शनली निकालेंगे 10 का, 6 लाख हमारा दिल्ली में यहाँ निकल के आएगा और 4 लाख यूपी में निकल के आएगा। तो 6 लाख के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और 4 लाख के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ओके। ओके सर, चलिए। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी की सर्विसेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो भी हम करके चलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।